हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में आई है, उन सभी को हम एनालाइज करेंगे आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस के साथ। आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना ये चैनल, क्योंकि इसी पे हम अपनी पीडीएफ पोस्ट करते हैं। साथ में जो भी अपडेट्स होते हैं सबसे पहले आपको यहीं मिलते हैं। साथ में मेल, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर ही सकते हो। सीधे आते हैं मुद्दे पर। देखो, 210 दिन बचे हैं प्रीलिम्स को लेकर, ठीक है? तो सिर्फ 210 दिन। ये 210 दिन कैसे निकल जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। सो इफ यू आर नॉट सीरियस येट, प्लीज अपने गोल को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर सीरियस हो जाओ, बिकॉज द अपॉर्चुनिटी डज नॉट कम टू योर डोर अगेन एंड अगेन। ओके, तो यहाँ पे दिस इज अ बिग 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 अलर्ट फॉर दोज हु आर येट स्लीपिंग। ऑलराइट, बात करते हैं आगे। और देखो, आज का पिंच ऑफ पॉजिटिविटी क्या है? पिंच ऑफ पॉजिटिविटी ये है, खुश कैसे रहोगे। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेपरेशन बहुत जरूरी है कि आप खुश रहो, खुश रहकर इफिशिएंटली तैयारी करो। तो खुश ऐसे रहना है, कुछ छोटे मोटे मंत्राज हैं। पहला तो ज्यादा शो ऑफ मत करो, हमने कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ लिया, हम तुमसे आगे तुमसे पीछे, डू नॉट डू दैट। इसके अलावा कम बात करो, सिंपल अपना लर्न करते रहो। हैव दिस लर्नर स्पिरिट कि भाई जहां से जो सीखने को मिल जाए सीख लो। हेल्प अदर्स, लाफ मोर, इग्नोर ऑल द वेस्टेज दैट यू सी अराउंड यू एंड लिव लॉन्गर। खुल के जियो, अच्छे से जियो, इफिशिएंटली पढ़ाई होगी, इफिशिएंटली हर काम होगा। आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं पहले आर्टिकल पे। हाउ आरबीआई फेल बिहाइंड द कर्व ऑन कंटेनिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से संबंधित आर्टिकल है, आरबीआई से संबंधित आर्टिकल है। कनेक्ट करोगे इसको जीएस पेपर 3 से, इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन से है ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का। ओके, तो देखो यहाँ पे बेसिकली बात ही हो रही है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, कंट्रोल करने का जिम्मा होता है एक कमेटी का, जिसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी जो है ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, इसको हेड करते हैं आरबीआई के गवर्नर। क्या लेकिन सिर्फ ये एक आरबीआई की बॉडी है क्या? सिर्फ ये एक आरबीआई से बनाई हुई बॉडी, सब लोग आरबीआई के होते हैं? तो नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जान लो पहले। बहुत ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसको, इसका कंपोजिशन ऐसा है, 6 लोग होते हैं इसमें। 6 में से 3 लोग जो होते हैं ये गवर्नमेंट की साइड के होते हैं, और 3 लोग जो है ये आरबीआई की साइड के होते हैं। हेड इनको करते हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है? आरबीआई के गवर्नर इनको हेड करते हैं। और ये जो कमेटी है, बनाई किसने है? कमेटी बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बनाई है ये कमेटी, लेकिन इसमें फाइनेंस मिनिस्टर इसके पार्ट नहीं होते हैं। 3 ऑफिशियल हो सकते हैं गवर्नमेंट की साइड से, फाइनेंस मिनिस्टर यूजुअली अभी तक नहीं देखे गए हैं। और 3 मिनिस्टर्स होते हैं आरबीआई के साइड से, मिनिस्टर्स नहीं, 3 लोग होते हैं आरबीआई की साइड से। ओके, अच्छा, इनका काम ये होता है कि ये इन्फ्लेशन को कम करते हैं, इन्फ्लेशन को कम नहीं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखते हैं। अभी प्रेजेंटली इनका टारगेट ये है कि 4% इन्फ्लेशन हो, +-2% इज द लिमिट। यानी कि 2 से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज के समय पे जो इन्फ्लेशन है वो इसके बाहर है। आर्टिकल यही बताएगा कि इन्फ्लेशन क्यों इससे बाहर है, आरबीआई क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है कि इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। अब ये समझो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करती कैसे है आरबीआई। आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के या कम करके। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं? इसमें एक होता है हमारा रेपो रेट। ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का मतलब है कि मान लो ये है आरबीआई, और आरबीआई से पैसा लोन ले रहा है एसबीआई। एसबीआई हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई भी कमर्शियल बैंक। ये जो है इससे पैसे लोन लेना चाहता है, क्योंकि इसको भी कंज्यूमर्स को लोन देना है, ठीक है? इसके पास इतने पैसे नहीं है। तो आरबीआई ने बोला ठीक है, कोई चिंता नहीं, हम तुम्हें पैसे देंगे, लोन देंगे, लेकिन उसके बदले कुछ तो इंटरेस्ट रेट तुम हमको दोगे, है ना? तो ये इंटरेस्ट रेट जो है इसी को बोलते हैं हम रेपो रेट। तो रेपो रेट बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई चार्ज करता है एसबीआई जैसे बैंक से, कि हम आपको लोन दे रहे हैं, उसके बदले आप हमको ये इंटरेस्ट रेट दो। ये इंटरेस्ट रेट रेपो रेट है। अब समझना ये कि रेपो रेट बढ़ा के या कम करके इन्फ्लेशन कैसे कम ज्यादा होता है। तो इन्फ्लेशन ऐसे कम ज्यादा होता है कि मान लो कि मार्केट जो है, मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन अभी है, इन्फ्लेशन जो है मार्केट में ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। मतलब क्या? कि लोग जो है, हर किसी को कोई ना कोई चीज की डिमांड है। आलू प्याज वाले के यहाँ गए, आलू प्याज के रेट आसमान छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ठेला गाड़ी और उसके आसपास 10 लोग खड़े हैं, ठीक है? हर किसी को आलू प्याज चाहिए, तो डिमांड सबकी है। डिमांड क्यों होती है? क्योंकि सबके हाथ में पैसा है, ठीक है? अगर लोगों के हाथ में पैसा है यानी कि लिक्विडिटी है, तो इन्फ्लेशन होगा। लिक्विडिटी है हाथ में तो डिमांड होगी, डिमांड होगा तो इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन होगा। तो बेसिकली इन्फ्लेशन अभी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। अब मान लो कि ये जो लोग हैं, ये लोगों के हाथ में अगर पैसा रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा। अब जो है, अगर ये रेपो रेट जो है, ये रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देती है, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, तो इसका मतलब क्या, एसबीआई के लिए ये लोन लेना हो गया महंगा। तो एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई या तो लोन कम लेगा, या तो उसको इतना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। लोन अगर कम लेगा एसबीआई, तो लोन दे भी कम पाएगा। तो लोन अगर ये कम दे पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कंज्यूमर्स को भी तो भरना है, एसबीआई अगर ज्यादा बढ़ा के इंटरेस्ट रेट आरबीआई को दे रहा है, तो कंज्यूमर्स भी तो एसबीआई को बढ़ा के इंटरेस्ट रेट देंगे। तो कंज्यूमर्स भी तो डिस्करेज होंगे कि भाई हमको ज्यादा लोन नहीं देना, क्योंकि इसके पीछे ज्यादा लोन हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पीछे हमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। तो बेसिकली कंज्यूमर्स भी डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए, तो लोन लोग जो है वो कम लेंगे। लोन कम लेंगे लोग, तो उनके हाथ में लिक्विडिटी कम होगी। लिक्विडिटी कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे लोग, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ पे डिमांड ही नहीं कर रहा है, किसी को आलू प्याज चाहिए ही नहीं, किसी के पास पैसा ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो आलू प्याज है उनके रेट गिर जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो रेपो रेट बढ़ाने से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, और उसके कारण लोन्स लेना लोग कम कर रहे थे, और उसके कारण लोगों के हाथ में लिक्विडिटी नहीं थी, और उसके कारण लोगों ने डिमांड जनरेट नहीं करी, और इसीलिए इन्फ्लेशन कम हो गया। सेम गोज विथ डिक्रीजिंग रेपो रेट। रेपो रेट अगर यहाँ पे आरबीआई रेपो रेट को कम करती है, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, लोग भर भर के लोन लेंगे, सभी के हाथ में होगी पैसे की गड्डी, लिक्विडिटी सबके हाथ में होगी, और लिक्विडिटी सबके हाथ में होगी तो डिमांड करेंगे सब लोग, और डिमांड करेंगे जब सब लोग, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जब आरबीआई को इन्फ्लेशन बढ़ाना होता है तो रेपो रेट गिरा देती है, जब आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना होता है तो रेपो रेट बढ़ा देती है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या बेसिकली। तो देखो, ये एक ऐसी कमेटी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, लेकिन इसको हेड आरबीआई के गवर्नर करते हैं। दूसरी चीज ये कि इसका मिशन ये होता है कि बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करती है, फिक्स करती है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टारगेट लेवल पर लेकर आती है। इसके साथ में आरबीआई गवर्नर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेकर वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपने इंटरनल टीम्स की मदद से, टेक्निकल एडवाइजरी टीम की मदद से ये डिसीजंस लेते हैं, और उस बेसिस पे इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करते हैं। इसी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि कम होगा। ठीक है। एमपीसी जो है ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आरबीआई एक्ट जो है 1934 का, इसमें अमेंडमेंट किए गए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लाई गई, और बेसिकली ये इसलिए की गई कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ सके। भाई कोई तो हो जिसको आप जिम्मेदार ठहरा सको कि इन्फ्लेशन इतना क्यों बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कम क्यों हो रहा है, एक फिक्स्ड लिमिट में क्यों नहीं है। ठीक है, तो याद रखना हमारा टारगेट है 2 to 6% का, ठीक है, इन्फ्लेशन का। ना हो ये एमपीसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, साल में 4 बार मिलती है, और हर मीटिंग जो है, हर मीटिंग में यहाँ पे इनको डिस्कस करना होता है कि इनका आगे का क्या प्लान है। अगर मान लो कभी नहीं मिलती है ये कमेटी, तो इसको बताना पड़ता है कि हम क्यों नहीं मिले, इनको जवाब देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये कमेटी में 6 लोग होते हैं, बता चुकी हूँ। 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट की साइड से नॉमिनेटेड हैं, 3 आरबीआई के लोग होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही मिलकर यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आगे मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे लेकर जाना है। ओके। आगे बात करते हैं, तो अब इशू की बात कर लेते हैं। इशू क्या है, इशू ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन क्यों अभी तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखो, बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे इशू ये है कि आरबीआई जो है, आरबीआई नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, ये 2 महीने पीछे चलती है, 2 मंथ्स पीछे। जैसे अक्टूबर में ये अगस्त के एस्टिमेट्स बता रही है, ठीक है, अगस्त के एस्टिमेट्स के हिसाब से अक्टूबर में काम कर रही है। तो पहला कारण तो ये है कि ये 2 महीने पीछे चलती है, और दूसरा कारण ये है कि ये कभी हेडलाइन इन्फ्लेशन को निग्लेक्ट कर देते हैं, कभी कोर इन्फ्लेशन को। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन बेसिक चीजें, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो वॉलेटाइल चीजें होती है, जैसे फूड, फ्यूल प्राइसेस वगैरह। ठीक है। तो यहाँ पे हम कई बार क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इग्नोर कर देती है कि फूड फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ऐसा अक्टूबर में भी हुआ, दिसंबर में भी हुआ, फरवरी में भी हुआ, और अभी भी हो रहा है। अभी कुल मिला के हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 6.5 से लेके 7 के आसपास हमारा चल रहा है। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट नहीं, इन्फ्लेशन रेट हमारा काफी हाई है। तो हमारे जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी ना, उससे काफी हाई जा रहा है इन्फ्लेशन रेट, विच इज नॉट गुड फॉर अस। ओके। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इसके लिए कुछ जल्दी करना पड़ेगा। ऑलराइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है सियोल के बारे में। ये सियोल कहाँ है, देखो भाई, पहले मैप देख लो। तो ये देखो, ये है हमारा
जो साउथ कोरिया, ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया आप जानते होंगे, किम जोंग उन का एरिया है, ठीक है, काफी सनकी टाइप के लीडर हैं। उसी के नीचे आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है यहाँ पे देखो येलो सी और सी ऑफ जापान, या सी ऑफ जापान या ईस्ट सी के बीच में पड़ते हैं ये दोनों आइलैंड्स, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया याद रखना, साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल। ओके, यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट आती है, कोरिया स्ट्रेट जो है साउथ कोरिया और जापान को अलग करती है, ठीक है। जापान में भी देखोगे तो 4 आइलैंड आपको मिलते हैं, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, ठीक है। तो यहाँ पे ये साउथ कोरिया और जापान के बीच में ये कोरिया स्ट्रेट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सियोल में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके कारण सियोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे है? कोरिया में, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया एक साइड से सी ऑफ जापान है, दूसरी साइड से येलो सी है, उसके नीचे है कोरिया स्ट्रेट जो जापान से अलग करता है साउथ कोरिया को, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि सियोल में हेलोवीन डे मनाया जा रहा था, हेलोवीन डे। और हेलोवीन डे मनाते मनाते एक स्ट्रीट पे बहुत भीड़ हो गई, और ये भीड़ जो है, ये क्राउड जो है, ये अनकंट्रोलेबल हो गया। जब ये क्राउड अनकंट्रोलेबल हो गया तो यहाँ पे हो गया एक बहुत बड़ा स्टैम्पीड, यानी कि एक भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में लगभग 150 से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे उनकी जान जा चुके। दिस वाज अ वेरी बिग मैन मेड डिजास्टर, कंप्लीटली मैन मेड डिजास्टर ये है। और जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। ओके, तो बेसिकली ये बताता है कि ह्यूमन स्टैम्पीड था बेसिकली ये पूरा, और पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी, इतने खुशी वाले दिन पर, हेलोवीन डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है वहां पे, ऐसे दिन पर इतना बड़ा हादसा हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। क्या हुआ बेसिकली देखो, जो यहाँ पे होता है ना स्टैम्पीड, कैसे होता है, जब लोग एकदम से लार्ज क्राउड्स में एक तरफ भागने लगते हैं, चाहे हो सकता है वो फियर के कारण या पैनिक के कारण या किसी भी सेलिब्रेशन में, एक्साइटमेंट में भागने लगते हैं एक बहुत ही नैरो कॉन्ड्यूट की तरफ, ठीक है, एक नैरो एग्जिट गेट की तरफ, वहां से भागने लगते हैं और एक दूसरे को स्क्वीज करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाने लगते हैं। इतना धक्का मुक्की हो जाती है दैट यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट मूवमेंट, फोर्स इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे खींचे चले जाते हो भीड़ में, और इसके कारण एक दूसरे को लोग क्रश कर देते हैं, स्क्वीज कर देते हैं, जिसके कारण डेथ हो जाती है। दिस इज स्टैम्पीड। ओके, और यहाँ पे सफोकेशन, सफोकेशन इज द मेजर थिंग। जैसे हमको क्या लगता है कि स्टैम्पीड में लोग क्रश हो जाते हैं, एक के ऊपर एक लोग पैर रखते जाते हैं, तो इसके कारण वो क्रश हो जाते हैं और इसीलिए उनकी जान चली जाती है। उससे ज्यादा जाने जाती है बिकॉज ऑफ सफोकेशन। क्यों? क्योंकि आप इतने खतरनाक, भरे हुए, इतने सैचुरेटेड एनवायरमेंट में रहते हो कि वहां पे सांस लेना तक नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर यहाँ पे असिफिक्सिया में चले जाते हो, ठीक है, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन तक नहीं जा रहा, क्योंकि आपको क्रश कर दिया गया है, आसपास इतनी भीड़ है कि आप यहाँ पे प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, सफोकेशन है, और इसके कारण जान चली जाती है विद इन 30 टू 5-6 मिनट्स। ओके, इसके साथ यहाँ पे लोग ब्रीथ के लिए ही तड़पते रहते हैं, गैस्प करते रहते हैं, और यहाँ पे मेजर इशू फियर, रूमर या एक्साइटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऐसे इवेंट्स होते हैं ना जहाँ पे ज्यादा लोगों के जमा होने की संभावना है, वहां पे जनरली ये स्टेम्पीड ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नेपाल में देखने को मिला था, शिकागो में देखने को मिला था, और अब सियोल में देखने को मिला है। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, स्टैम्पीड एज अ डिजास्टर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये क्राउड डायनेमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। क्राउड डायनेमिक्स यानी कि जो भीड़ का नेचर है वो हमको समझना पड़ेगा। देखिए आप भी कल को जाके डीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, जो भी बनेंगे, ठीक है, आप लोगों के सामने भी सिचुएशन आएंगी, आपकी कोई भी सिटी होगी, कोई भी जगह होगी, वहां पे क्राउड जमा होगा, ईदर फॉर रिलीजियस रीजन और फॉर कल्चरल रीजन और फॉर एनी अदर थिंग, टूरिज्म हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लोग जमा होंगे। क्राउड मैनेजमेंट इज समथिंग दैट यू मस्ट नो, ठीक है, क्राउड डायनेमिक्स इज समथिंग यू मस्ट नो, क्योंकि वहां पे अगर इस तरह का डिजास्टर या स्टैम्पीड हो गया तो बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है। तो स्टैम्पीड पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे स्टैम्पीड या इसको क्राउड क्रशेस भी कहते हैं, ये स्टार्ट होते हैं कोई ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे एक लिमिट से ज्यादा, एक कैपेसिटी से ज्यादा लोग भराए गए हैं, ठीक है। जो स्टैम्पीड जो है ये दो तरह के हो सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल एंड टर्बुलेंट, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या टर्बुलेंट सब इधर उधर भाग रहे हैं। दूसरी चीज, ये फोर्स, एक फोर्स बन जाती है स्टैम्पीड जो है, एक फोर्स, एक ऐसी लेयर बन जाती है, एक वेव बन जाती है जिसके साथ आपको जाना पड़ता है अगर आप उस बीच में हो, ठीक है। तो ये एक फोर्स बन जाती है, या तो दो तरह से हो सकती है, पॉजिटिव चेंज हो सकता है, पॉजिटिव चेंज इन फोर्स, यानी कि आपने कोई ब्लॉकेड लगा दिया और उसके कारण ये लोग भरते गए उस जगह पे, इसीलिए स्टैम्पीड हो गई। दूसरा रीजन हो सकता है नेगेटिव चेंज, नेगेटिव चेंज यानी कि आपने कोई चीज खोल दी, ठीक है, लाइक आपने कोई गेट ओपन कर दिया, ठीक है, और उसके चक्कर में लोग भागने लग गए उस जगह से और इसीलिए वहां पे स्टैम्पीड हो गया, ठीक है। क्राउड डायनेमिक्स की बात करें तो जहां पे क्राउड डेंसिटी हाई होती है वहां पे फिजिकल इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं और इसके कारण चेन रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। आपने
देखा होगा बड़े बड़े जो मेले होते हैं वहां पे जो लोग भी साथ में आए एक साथ हाथ में हाथ पकड़ लेते हैं, चेन बना के चलते हैं। उस चेन के चक्कर में क्या होता है, जितने फिजिकल इंटरेक्शन होते हैं उतने लोग उस भीड़ की चपेट में आते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसी हाई डेंसिटीज होंगी ना, वहां पे ये फोर्स ट्रैवल करता है बहुत रैपिड रेट पे, और यहाँ पे क्राउड जो है वो खुद एक फोर्स बन जाता है, और उसके चक्कर में इस पूरी सिचुएशन को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा सेम चीज हमारे यहाँ पे गुजरात में हुई है। गुजरात में एक नया पुल बना जिसपे कैपेसिटी से ज्यादा लोग चढ़ गए, शायद 150 160 कुछ कैपेसिटी थी, 400 लोग चढ़ गए। और वो 400 लोग चढ़ गए, उनके साइड से भी ये था कि वो सब लोग जो है जोर जोर से पुल को हिलाने लग गए, ठीक है। इट वाज बेसिकली अ हैंगिंग पुल। और दूसरी साइड से अभी अभी रेनोवेट होके आया था, अभी अभी नया बना था ये ब्रिज, ये पुल जो था। उस चक्कर में अभी तक सुबह तक जो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा उसमें 90 जाने जा चुकी थी, ठीक है। तो इतना ज्यादा बड़ा लेवल पे, क्योंकि नीचे जो था रिवर था, ये पूरा पुल जो था ये ब्रेक डाउन हो गया और नीचे गिर गया, ठीक है। तो काफी सारे लोगों की जान चली गई, काफी सारे लोग अभी तक मिले भी नहीं है। दैट इज अ बिग इशू। ओके, तो ये सारे क्या है, मैन मेड डिजास्टर्स हैं। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट के कुछ तरीके हैं जो आपको लिस्ट डाउन कर लेने चाहिए अपने मेंस के लिए। देखो, पहली चीज तो ये कि आपको ये समझना है कि ये जो पूरा इवेंट होने वाला है उसमें कौन आने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, कोई फेस्टिवल है, यूथ फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल है, क्या है, स्पोर्ट्स इवेंट है। तो यहाँ पे आपको एक तो नेचर समझना है, इवेंट का सीजन समझना है, और कैसे लोग आने वाले हैं, कैसी लोकेशन है, टाइप है कि नहीं, बड़ा स्टेडियम है कि नहीं, ये सब आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे कि आपको कैपेसिटी प्लानिंग पहले से करके रखनी होगी, जहां पे जितनी क्षमता है जिस जगह की, उतना ही आप वहां पे भर सकते हो लोगों को, जबरदस्ती लोगों को नहीं भरोगे। जैसे जो कल गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ ब्रिज गिरने का, हैंगिंग पुल गिरने का, उसमें एक रीजन ये भी सामने आ रहा है कि लोगों ने, कई सारे लोग बिना टिकट के अंदर आ गए थे, ठीक है। बिना टिकट के उनको अंदर जाने दिया गया, जिसके कारण कैपेसिटी मैनेजमेंट हो नहीं पाई, और उसके कारण बहुत सारे लोग एक साथ एक टाइम पे उस पुल पे चढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये, और क्राउड कंट्रोल आपको करना चाहिए, और क्राउड कंट्रोल में आप वॉलंटियर्स की मदद लीजिए, कम्युनिटी के मेंबर्स की मदद लीजिए, जो कम्युनिटी को संभाल सके, जो क्राउड है उसको संभाल सके, बिकॉज ऑफिशियल्स आर लिमिटेड इन नंबर एंड दे कैन नॉट हैंडल सच अ बिग कम्युनिटी। ओके, इसके साथ रिस्क एनालिसिस और प्रिपेयरनेस आपकी पहले से होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर फेल हो गए हम, फेलियर मोड ऑन हो गया, तो उसमें कैसे हमको बचाना है सिचुएशन को वर्सन होने से। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, पहले से कम्युनिकेशन के लिए सोर्सेज होने चाहिए। लाइक आप देखते हो बड़े बड़े मेले होते हैं, वहाँ स्पीकर्स लगाए जाते हैं कि आप यहाँ जाइए, वहां मत जाइए, ये गेट खुला है, ये गेट नहीं खुला है, इस तरह से, ठीक है। इसमें एनजीओ सिक्योरिटी एजेंसीज की मदद ली जा सकती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए, एम्बुलेंस वगैरह तैयार होनी चाहिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक सेफ्टी के, फायर सेफ्टी के, रोपवेज, हेलीकॉप्टर सर्विसेज, ये सब यहाँ पे तैयार होना चाहिए। जैसे जो कल वाला भी इवेंट हुआ गुजरात वाला, वहां पे भी सेफ्टी गार्ड्स नहीं थे, वहां पे भी कोई रोपवे वाली जैसी चीजें नहीं थी। अगर होती तो कई लोगों की जान बच जाती, ठीक है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा, आर देयर एनी एंटी सुपरस्टिशन लॉज इन इंडिया। इंडिया में कोई एंटी सुपरस्टिशन लॉज है या नहीं। देखो, ये कनेक्टेड है पेपर 2 से, जीएस पेपर 2 से कनेक्टेड है। पेपर 2 में जो सोशल सेक्टर है उसके थ्रू ये कनेक्टेड है, मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर। ओके, इसको आप हमारा जो जीएस पेपर 1 है ना, उसका सोसाइटी वाला जो पोर्शन है उससे भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली सुपरस्टिशन क्या होता है, सुपरस्टिशन कोई भी आप अंधविश्वास को कह सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसा फॉल्स बिलीफ या आइडिया या डर एक तरह से, ठीक है, जिसके कारण आप रैशनैलिटी को छोड़कर, लॉजिक को छोड़कर, रैशनल सब्सटेंस को छोड़कर कोई भी अंधविश्वास जैसी चीज पे विश्वास कर लेते हो, ठीक है। इसमें बिलीफ आ सकता है, आइडिया, फियर, कुछ भी आ सकता है, अच्छा या बुरा दोनों। बोलते हैं ना शगुन अपशगुन, ये क्या है, बेसिकली सुपरस्टिशन ही है। ओके, तो देखो आप हमारे देश में भी रिलीजियस सुपरस्टिशंस, कल्चरल सोशल प्रैक्टिसेस में सुपरस्टिशंस देखने को मिलते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, अरे भाई बहुत बुरा हो जाएगा, रुक जाओ, एक और बार काटने दो, या 2 3 मिनट रुक जाओ। छींक आ गई घर से निकलते वक्त, मत निकलो घर से, दो एक और बार छींक आ जाने दो, फिर रुकना, फिर निकलना, ठीक है। जैसे आरती नहीं लोगे तो पाप चढ़ेगा, आरती लोगे तो ऐसा होगा, ये सारी चीजें। उसके अलावा नींबू मिर्ची टांगने से जो नजर लगती है, बला होती है, वो हट जाती है। दूध बाहर नहीं गिरना चाहिए उबलते टाइम, नहीं तो कुछ अपशगुन होता है। कांच टूट जाना शगुन होता है, ठीक है। अगर सिंदूर की डिब्बी गिर गई या सिंदूर लगाना भूल गई लड़की, तो वो विडो हो जाएगी, ठीक है। मेहंदी का कलर जितना अच्छा, उतना उसका हस्बैंड ज्यादा प्यार करता है। व्हाट आर ऑल दीज आर बेसिकली सुपरस्टिशंस, ठीक है। अब ये रिलीजियस सुपरस्टिशंस, कल्चरल सुपरस्टिशन में आ सकते हैं। ये तो चलो ठीक है, कुछ छोटे लेवल के सुपरस्टिशन है जो एक तरह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते, किसी भी इंडिविजुअल को हार्म नहीं करते। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा डेडली हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए। जैसे कि
अभी कुछ समय पहले, कल थोड़े दिनों पहले की बात है, केरला में एक न्यूज आई कि वहां पे दो वुमेन की डेथ हो गई है, मर्डर हुआ है बेसिकली। और मर्डर के पीछे पता चलता है कि ये मर्डर नहीं था, ये बेसिकली ह्यूमन सैक्रिफाइस था। ह्यूमन सैक्रिफाइस, एक कपल जो था वो ह्यूमन सैक्रिफाइस दे रहा था भगवान को। उन्हें किसी ने कह दिया कि ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उस चक्कर में, इस सुपरस्टिशन में फंसकर उन्होंने ह्यूमन सैक्रिफाइस में दो लड़कियों का मर्डर कर दिया, विच इज अ बिग बिग थिंग। ठीक है, हमारे इंडिया में 21st सेंचुरी में ये हो रहा है। विच क्राफ्ट बहुत हो रहा है। विच क्राफ्ट यानी कि आप देखते हो जनरली गांव में ऐसा होता है कि किसी औरत को उसको किसी पूरी सोसाइटी मिलकर डायन बोलने लग जाती है, और उस डायन बोल बोलकर उसको मार दिया जाता है, पेड़ से बांध कर मार दिया जाता है, या कुछ उस पर झाड़ फूक वगैरह कराया जाता है, एट्रोसिटीज होती है और उसको मार दिया जाता है। तो ये विच क्राफ्ट की भी एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई है। एक्चुअल में कुछ होती है क्या डायन? नहीं होती है। तो बेसिकली ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिया में सुपरस्टिशंस के। ओके, और ये कई बार डेडली हो जाते हैं। तो हमारे इंडिया में सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी काफी डाइवर्स नेचर की है। ठीक है, कई कई कॉर्नर्स पर कई सारे हर एक चप्पे चप्पे पर अलग सोसाइटी बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे लेमन एंड चिलीज वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ठीक है, ये बताया कि अगर आप बिल्ली जो है वो रास्ता काट गई तो क्या हो जाएगा। कई सारे लोग ये मानते हैं कि भाई सोलर एंड लूनर इक्लिप्स जो है उसमें बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में बाहर नहीं निकलना है, एंड दीज आर वेरी वाइडली एक्सेप्टेड सुपरस्टिशन हमारे देश में। ठीक है, इसमें से कई सारों पे तो आप भी बिलीव करते होगे, मैं भी बिलीव करती हूँ। ठीक है, तो ये सुपरस्टिशन हमारे देश में है, हालांकि लॉजिकल नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, बीइंग आईएएस एस्पिरेंट, आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि यू हैव दिस काइंड ऑफ मेच्योरिटी एंड विजडम, कि आप चीजों को एक्सेप्ट करो, करेज टू एक्सेप्ट थिंग्स यू शुड हैव। ठीक है, आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन आपको ये करेज होनी चाहिए दैट यू शुड एक्सेप्ट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ओके, नाउ देखो, सुपरस्टिशन से डील करने के लिए आईपीसी का सेक्शन 295 है, ए है, जो कि डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं है सुपरस्टिशन से, लेकिन ये बोलता है कि रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है किसी भी रिलीजन की। ठीक है, आर्टिकल 51 ए जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर, ये बोलता है कि भाई जो भी काम करो साइंटिफिक टेम्पर के साथ करो, लॉजिक के साथ करो, ये हर इंसान की इंडिया में ड्यूटी है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन आपके पास है, तो हर कोई जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, इसमें सुपरस्टिशंस का सीधे मेंशन नहीं है। 21 ये बोलता है कि भाई जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी, वो हर इंडिविजुअल के पास है। कोई भी पर्सन से आप अपनी उसकी लिबर्टी या लाइफ नहीं छीन सकते। इसके अंदर भी ये चीज इंक्लूडेड है कि आपके पास ये फ्रीडम है जो भी प्रैक्टिसेस करनी है, अनटिल एंड अनलेस वो दूसरे को हार्म करती हो। तो ये तो हमने बात करी इसकी, लेकिन इसमें एक चीज समझो। देखो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल था ये है ही सुपरस्टिशन को लेकर, क्या लॉज है इंडिया में उसको लेकर। तो देखो इसमें बताया गया कि केरला में, जो मैंने आपको बताया ना, रिचुअलिस्टिक ह्यूमन सैक्रिफाइस दिया गया, ठीक है, दो औरतों का, ब्लैक मैजिक हो गया, सुपरस्टिशियस बिलीव्स हो गए, इन सब चीजों की वारदातें देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन देखा ये जा रहा है जैसे मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में सबसे ज्यादा ये विचक्राफ्ट जैसी चीजें देखने को मिल रही, छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर लॉ, सेंट्रल लेवल पे कोई लॉ है क्या? नहीं, सेंट्रल लेवल पे अभी तक कोई भी लॉ नहीं है इससे डील करने के लिए। सुपरस्टिशन, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, विचक्राफ्ट, इनसे डील करने के लिए सेंट्रल लेवल पर अभी तक कोई भी लॉ नहीं है, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। लेकिन स्टेट्स ने अपना अपने लॉ बनाए हैं, जैसे बिहार ने अपना एक लॉ बनाया है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप देखोगे कि महाराष्ट्र ने भी अपना एक एक्ट बनाया है, झारखंड ने भी बनाया है, ओके, आसाम ने भी बनाया है, इन सभी ने, कर्नाटका ने अभी अभी बनाया है, इन सभी ने अपने अपने एक्ट्स बनाए। लेकिन आप देखोगे जहां पे सबसे ज्यादा होते हैं ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें अभी तक एक्ट्स नहीं है। तो इनको भी या तो अलग से बनानी चाहिए एक्ट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कोई पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, कोई लॉ लेकर आना चाहिए इस प्रॉब्लम से डील करने का, बिकॉज दिस इज अ ग्रेव कंसर्न इन इवन टुडेज एरा। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। डॉल्फिन रिटर्न टू गंगा इन यूपी। तो डॉल्फिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेटेड है, द हिंदू का आर्टिकल है। आर्टिकल ये बताता है कि डॉल्फिन वापस आ चुकी हैं गंगा में, क्योंकि गंगा की जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो अच्छा हो गया, फ्रेश वाटर अगेन हो गया। पहले बहुत इम्प्योरिटीज थी तो डॉल्फिन सारी हट गई थी, यहाँ से माइग्रेट कर गई थी, अब वापस आ रही हैं। क्यों आ रही है? क्योंकि गंगा अच्छा हो रहा है, गंगा का पानी अच्छा हो रहा है, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। ओके, तो नमामि गंगे प्रोग्राम में ये अच्छा हो रहा है, तो यूपी गवर्नमेंट इसके लिए काफी कुछ काम भी कर रही है। या पहले समझ लेते हैं गंगा के बारे में और गंगा के रिगार्डिंग डॉल्फिन के बारे में। तो जो गंगा गैंगटिक रिवर डॉल्फिन है ना, ये हमारे देश का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, याद रखना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। कहाँ कहाँ मिलता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इन तीनों रिवर्स में मिलता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये पूरा एक रिवर सिस्टम है, इसमें मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कर्णफुली, संगू रिवर सिस्टम में मिलता है नेपाल के, इंडिया बांग्लादेश में। ठीक है, तो बेसिकली तीन कंट्रीज है, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश।
बांग्लादेश, यहाँ पे आपको ये गैंगटिक रिवर डॉल्फिन मिलती है। नेपाल के कर्णफुली संगो रिवर सिस्टम में, और इंडिया बांग्लादेश के जो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना वाला रिवर सिस्टम है। इसके अलावा ये जो गैंगटिक रिवर डॉल्फिन है ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकती है, सॉल्टी वाटर में, सलाइन वाटर में ये नहीं रह सकती, ठीक है। 70 to 90 kg इसका वेट होता है। बेसिकली इसको सूसू भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह की ये आवाज बनाती है ना, आवाज निकालती है, उसके कारण इसका जो नाम है वो सूसू भी है, ठीक है। ये फिशेस पे भी कई बार अटैक करती है, यहाँ पे फिशेस को भी खाती है, कई बार यहाँ पे वेजिटेरियन भी होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका होता है खाने पीने का। और इनका हेल्थ स्टेटस जो है वो पता लगता है कि फ्रेश वाटर कितना है। अगर किसी भी नदी में ज्यादा डॉल्फिन आपको देखने को मिल रही है, इसका मतलब कि वहाँ की वाटर क्वालिटी काफी अच्छी है, फ्रेश वाटर सिस्टम है वो, ओके। इसके अलावा हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 80% तक गैंगटिक डॉल्फिन मिलती है, ठीक है। जो पूरे दुनिया में जो गैंगटिक डॉल्फिन है उसमें से 80% हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है। नॉट जस्ट इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह रही हूँ, यानी कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वाले रीजन में मिलती है, ओके। अच्छा, इसके अलावा कंजर्वेशन स्टेटस की बात करूं तो ये शेड्यूल 1 में आती है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। आईयूसीएन ने इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है, और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इसको डाला गया है। तो 3 कंजर्वेशन स्टेटस आपको याद रखने हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड जो है बायोडाइवर्सिटी की स्पीशी ये है, ओके। नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करें थे तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। 2014 में 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व रिवर गंगा। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन था ये, जिसमें पॉल्यूशन कम करना है, कंजर्वेशन बढ़ाना था रिवर गंगा का, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नेशनल यूनिटी डे के बारे में। आज 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर हमारे देश के एक सबसे बड़े हीरो का बर्थडे होता है, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के नाम पे नेशनल यूनिटी डे रखा गया है 31 अक्टूबर को। कनेक्टेड है जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से, ओके। तो इसका सेलिब्रेशन आज होने वाला है गुजरात में, जो नेशनल यूनिटी डे का है, यूनिटी स्टैच्यू के यहाँ पे, ओके। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिग बिग मैन, बिग बिग नेम ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे आयरन मैन, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया? क्योंकि इनका एक्चुअल में कैरेक्टर था आयरन मैन ऑफ इंडिया जैसा। क्यों? क्योंकि जब हमारा भारत आजाद हो रहा था उस टाइम पे हमारे भारत में 565 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे। हर कोई इस जिद में था कि हमको भारत का हिस्सा नहीं बनना, हमको तो अपना अलग राज्य चाहिए, राजा महाराजाओं जैसे जीना है। ये शख्स थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये थे जो सबको साथ में लेकर आए और इन्होंने हमारा अखंड भारत बनाया, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। डेथ हुई इनकी 15 दिसंबर 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में और इंडिपेंडेंट नेशन को एक साथ रखने के लिए, इंटीग्रेटेड रखने के लिए। दूसरी चीज ये कि खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऑर्गेनाइज किया। बारडोली रिवॉल्ट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे घुटने भी टेके इनके सामने। अहमदाबाद के म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट के फॉर्म में ये इलेक्ट हुए 3 बार, ठीक है। और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 1931 में, ओके। यहाँ पे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। यूनाइटेड इंडिया का, यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंट यूनाइटेड इंडिया का आर्किटेक्ट इनको माना जाता है, और इनको भारत रत्न भी कॉन्फर किया गया था 1991 में। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल, जरा याद रखना है, ओके। आगे बात करते हैं। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को इन्हीं के बर्थडे के फॉर्म में मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस बोलते हैं। 2014 से मनाया जा रहा है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम पे। और यहाँ पे कई सारी मैराथन होती है, रन फॉर यूनिटी, इस तरह की कई सारी मैराथन होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया 2018 में, ठीक है, विच इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, विच इज इनफैक्ट द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो ये इन्हीं के नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है डिमांड ग्रोज बट डीएनए टेस्ट फॉल अंडर अ ग्रे एरिया। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। डीएनए टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। डीएनए टेस्ट कई सारी चीजों को लेकर होती है, ठीक है। जैसे क्राइम सीन वगैरह का पता लगाने के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज का, मैरिजेस का पता लगाने के लिए, पेटर्निटी टेस्ट के लिए, ठीक है, कि कोई बच्चे का फादर, वही एक्स पर्सन जो है ये इस बच्चे का फादर है कि नहीं है, ये डीएनए टेस्ट के थ्रू पता लगता है। इनफैक्ट कई सारे लोग इसको किस लिए भी यूज कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं उनके पार्टनर ने उनके ऊपर चीट तो नहीं किया है।
इसको भी चेक करने के लिए, अडल्ट्री वगैरह के केसेस के लिए भी इसको यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे पता लगता है कि डीएनए टेस्ट का जो नंबर है प्राइवेट लैब्स में वो बढ़ता जा रहा है, और इसके कारण कुछ इश्यूज ये आ रहे हैं कि प्राइवेसी पे लोगों के हार्म हो रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई जिसमें एक वुमेन ये कहती है कि यहाँ पे जो डीएनए टेस्ट हो रहे हैं उसके कारण लोगों की प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिबर्टी, बहुत बुरी तरह से हार्म हो रही है, इसीलिए ये चीज न्यूज में है। डीएनए क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, डीएनए एंड आरएनए दो तरह के जेनेटिक मटेरियल हमको मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है जो हमको एक दूसरे से अलग करते हैं। ओके, डीएनए जो है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसमें दो स्ट्रैंड होती हैं, देख रहे हो, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है, इसमें ज्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें प्रोटीन होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होता है किसका, साइटोसिन और गुआनाइन का, एडेनाइन और थायमीन का। यहाँ पे ग्लूटामिन और गुआनाइन, एडेनाइन एंड यूरेसिल। तो ये याद रखना, ये क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि डीएनए में किस किस के न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं और आरएनए में किस किस के होते हैं, तो ये थोड़ा याद रखना। ओके, इसके अलावा डीएनए के बारे में बेसिक चीज आपको पता है कि सिंगल क्रिएचर में हर किसी में अलग अलग डीएनए होता है और ये इनहेरिट होता है। ठीक है, एक के बाद दूसरी जनरेशन में जाता है। क्रोमोसोम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली डीएनए के फॉर्म में ही होता है, और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, ये शुगर ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस का बना होता है। डीएनए की बात करें तो चार नाइट्रोजन बेसिस कौन से हैं, एडेनाइन, थायमाइन, गुआनाइन और साइटोसिन। ओके, डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी। इसमें एक शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, इसके अलावा नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल आता है सामने, द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिल्यूजन ऑफ राजभवन। बेसिकली कनेक्ट होगा जीएस पेपर 2 से, जिसमें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की, गवर्नमेंट की जो स्ट्रक्चरिंग है वो सब हम देखते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड है। बेसिकली आर्टिकल ये है कि केरला के जो गवर्नर है बार बार चमका रहे हैं वहां के मिनिस्टर्स को कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला, मेरी डिग्निटी के अगेंस्ट कुछ भी बोला, तो तुम्हें मिनिस्टर के पद से बाहर कर दूंगा। ठीक है, ट्वीट भी किया इन्होंने कई बार ऐसे। और इनकी इस बयान पे, इस पावर के शोकेस पे लोग जो है बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, गवर्नर कह रहे हैं केरला के कि आर्टिकल 164 ये कहता है कि मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर के प्लेजर के हिसाब से मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करेंगे, ये कह रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं चाहूं तो मिनिस्टर्स को हटा सकता हूँ क्योंकि ये मेरा प्लेजर अब होल्ड नहीं करते। चीफ मिनिस्टर को भी इन्होंने बोला कि आप इस फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ उल्टा कहा था गवर्नर के ऑफिस के बारे में, गवर्नर के बारे में। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया। वैसे ही वाइस चांसलर के अगेंस्ट भी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के कोई वाइस चांसलर लाए गए थे, अपॉइंट किए गए थे, उनके अगेंस्ट भी इन्होंने बोला कि नहीं, ये चांसलर सही नहीं है, इसको हटाओ। तो इनकी बात मानी गई, क्यों, क्योंकि उस टाइम ये स्टैट्यूटरी पावर होल्ड करते थे। चांसलर होते हैं बेसिकली जो गवर्नर होते हैं, यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो पावर्स में। लेकिन यहाँ पे इनके पास स्टैट्यूटरी पावर्स थी, इन्होंने वाइस चांसलर हटवा दिए, चेंज करवा दिए। लेकिन क्या मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं, ये क्लेम कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 164 को। लेकिन ऑथर बोलते हैं 164 के साथ 163 भी तो है, उसको भी तो पढ़ो। 163 ये बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को। गवर्नर कोई भी डिसीजन बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस के नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो डिस्क्रिशन के बारे में। तो मेंशन तो है नहीं मिनिस्टर्स के बारे में, तो तुम कैसे बोल रहे हो ये ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली इनका कहना ये है कि अगर आपको ऐसा कहना है तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर आपको कहते हैं कि इस मिनिस्टर को हटाइए, तो गवर्नर बोल सकता है मेरा प्लेजर आप होल्ड नहीं करते। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। ठीक है, गवर्नर का प्लेजर मतलब वो कनेक्टेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें भी ये सेम चीज कही गई थी, और इसमें बी आर अम्बेडकर को कोट किया गया था। बेसिकली इन्होंने कोट किया था इस शमशेर सिंह केस में, सुप्रीम कोर्ट में कोट किया गया था कि बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके पास सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स रहती है, उनको सेक्रेटरी से पूछना नहीं पड़ता हर चीज। लेकिन इंडिया के प्रेसिडेंट को यहाँ पे बाउंड किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। तो इंडिया के प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू होकर आएगा। ओके, और उनकी एडवाइस के बिना नहीं ले सकते। अब प्रेसिडेंट जो है हमारा, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो कुछ कुछ सिमिलर ही है गवर्नर के, काफी कुछ सिमिलर है। तो गवर्नर की पावर्स भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जितनी। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्टिकल 75 है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात भी करता है सेंट्रल लेवल पे।
तो ऑथर का कहना है भाई जब प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है तो गवर्नर के पास कहाँ से आई? तो गवर्नर का ऑफिस जो है वो कॉलोनियल ओरिजिन का है, ठीक है, और गवर्नर का ऑफिस यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी है 1935 वगैरह के। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये कि गवर्नर को ये समझना चाहिए कि उनकी पावर जो है 164 के अंदर अंतर्गत वो 163 आर्टिकल 163 से कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो अल्टीमेटली देखा जाए कुल मिला के तो गवर्नर जो ये बार बार धमका रहे हैं चमका रहे हैं ना मिनिस्टर्स को, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर अगर बोलते हैं कि भाई इस मिनिस्टर को हटाओ तो अलग बात है, लेकिन खुद से गवर्नर ये इनिशिएटिव नहीं ले सकते। इसके अलावा गवर्नर का जो ऑफिस है ये 154 आर्टिकल नंबर 154 में दिया गया है, जो गवर्नर्स के पास पावर है उसके बारे में कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट की वो गवर्नर के पास होगी, और इसको ये डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर किसी और के थ्रू एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ओके, इसमें इनके पास जो पावर्स होंगी उसको यहाँ पे इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड ऑन गवर्नर, तो यहाँ पे जो भी फंक्शंस किसी और को दिए गए हैं उनको गवर्नर को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो गवर्नर के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं कि 153 में इनका मेंशन है अपॉइंटमेंट कैसे होगा, पावर्स क्या रहेंगी, ये सब पार्ट 6 में आते हैं ये। ठीक है, और गवर्नर हर स्टेट के लिए गवर्नर रहेगा, एक पर्सन को एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए गवर्नर बनाया जा सकता है। दूसरी चीज ये डुअल कैपेसिटी में काम करते हैं, यानी कि गवर्नर भी होते हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होते हैं स्टेट के, और साथ में रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट भी होते हैं गवर्नर्स, क्योंकि इनको अपॉइंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ओके, इसके साथ यहाँ पे फेडरल सिस्टम जो है इंडियन पॉलिटी का वो पार्ट होते हैं। कैसे? फेडरल सिस्टम यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन, तो सेंट्रल अपॉइंट करता है गवर्नर को, लेकिन स्टेट में ये काम करते हैं, तो फेडरल रिलेशन मेंटेन करने का काम जो है गवर्नर का होता है। आर्टिकल 157 और 158 बात करता है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो एक तो गवर्नर को इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, 35 ईयर एज होनी पड़ेगी। तीसरी चीज किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए गवर्नर को, और चौथी चीज कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी होल्ड ना करते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ठीक है, ये पेपर 2 से रिलेटेड है, स्टैट्यूटरी बॉडीज पॉलिटी वाला पोर्शन है, उसमें सीवीसी जो है ना हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उससे कनेक्टेड है। तो बेसिकली 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक हम बना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह, यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ये बेसिकली बनाया जा रहा है करप्शन फ्री इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्या है। सीवीसी ऑब्जर्व करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो ऑब्जर्व करता है हर हफ्ता 31 अक्टूबर से लेके 6 जो नवंबर है तब तक ये विजिलेंस वीक के फॉर्म में बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रमोशन किया जाए इंटीग्रिटी का, और यहाँ पे करप्शन को कम किया जाए। ठीक है, सीवीसी के बारे में भी जान लो, 1964 में एक रिजोल्यूशन के थ्रू आया था। तो जब ये सीवीसी आया था तब ये एक ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ठीक है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। जब आई थी ये एक रिजोल्यूशन के थ्रू ये बॉडी बनाई गई थी, बाद में 2003 में एक्ट आया सीवीसी का, और उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है। आई थी ये संथानाम कमेटी के रिकमेंडेशन पर, और ये बेसिकली चेक करती है कि कहीं करप्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो विजिलेंस रखने का काम सीवीसी का है। आगे बात करते हैं आज की मैपिंग एक्सरसाइज। देखो आज का हमारा जो न्यूज थी वो तो इतनी ही थी। पहला क्वेश्चन आपका ये है आज का, जो मैं कमेंट सेक्शन में आपसे एक्सपेक्ट करूंगी मैपिंग एक्सरसाइज के बारे में। सेंट्रल एशिया का ये मैप मैंने आपको दिया है, और सेंट्रल एशिया में आपको पता लगाना है कि कौन सी कंट्रीज नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, यानी कि ये जो यहाँ से कजाकिस्तान से लेकर कहाँ से कहाँ तक कंट्रीज जो है वो नॉर्थ टू साउथ कैसे जा रही है। इसमें स्पेशली कंट्रीज को नहीं, कैपिटल्स को आपको जमाना है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो दोनों जितनी भी कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इन कंट्रीज को नॉर्थ टू साउथ जमाना है इन द टर्म्स ऑफ देयर कैपिटल्स। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है इनमें से, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन आज का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसको जरा पढ़ना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ये दो क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। लास्ट टाइम जो वीडियो आया था उसके जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसके आंसर्स उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिए। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके आंसर सही है या नहीं, तो उधर जाके कमेंट सेक्शन एक बार चेक करो। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने, ये दो क्वेश्चंस पूछे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैं कल अगली वीडियो आने से पहले पोस्ट कर दूंगी। ओके, अच्छा जिन लोगों को मेंस की प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की, वो लोग ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अ गवर्नर शुड बी डिस्चार्जिंग हिज और हर ड्यूटी इन द अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट जस्ट एक्ट एज अ एजेंट ऑफ सेंटर, एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नर्स रोल इन इंडिया। तो आज ही डिस्कस किया गवर्नर के बारे में एडिटोरियल, और उन्हीं के बारे में ये क्वेश्चन है।
तो इसको अटेम्प्ट करना, और इसको अटेम्प्ट करके भेजोगे कहाँ, टेलीग्राम पे भेजोगे हमको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने दे दी है, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन करके वहाँ भेजना है, ओके। सो आज के लिए इतना ही था। अपनी परफॉर्मेंस जरूर से चेक करना, जो क्वेश्चंस पूछे उनका कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करना, एंड मत भूलना कि देखो आपकी प्रीलिम्स मेंस बहुत दूर नहीं है, तो स्टार्ट टेकिंग योर ड्रीम वेरी सीरियसली। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अपने आंसर्स कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।